देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य विदाई दी गई। सोमवार को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। महामहिम रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में पीएम मोदी समेत सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति को विदाई पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की नीतियों की तारीफ की और कहा कि जन कल्याण की सरकार और विपक्ष का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी बात यह रही कि राष्ट्रपति की विदाई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से नई शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर का घेराव किया। बीजेपी सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि सिसोदिया के दिल्ली के आबकारी मंत्री भी इस वक्त मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया जब तक बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में शराब नीति पर संग्राम। और जो ये शराब की जगह जगह दुकानें खोली जा रही है, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो शराब है, ये लीकर माफिया जो है, इन्होंने हमारी महिलाओं के घरों को बिगाड़ा है। बीजेपी ने घेरा मनीष सिसोदिया का घर। जिन लोगों ने नियमों को ताक पे रख के इस प्रकार से अनियमितता किया, दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या सिसोदिया से इस्तीफा लेंगे केजरीवाल? 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से भड़की बीजेपी आज डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर का घेराव करने पर अड़ गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी विधायक की अगुवाई में कार्यकर्ता जब सिसोदिया के घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया। जमकर नारेबाजी हुई, बैरिकेडिंग लांघने का प्रयास हुआ। कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हिरासत में लिए गए। जब से उपराज्यपाल की ये सिफारिश हुई है, उसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी का कहना है कि क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये पॉलिसी तैयार की थी, मनीष सिसोदिया ने ही जो पॉलिसी बनने के बाद जो कैबिनेट का फैसला हुआ था उसको ट्वीट किया था, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो एक तरह से है और उनको तुरंत इस पर बर्खास्त किया जाए। दिल्ली सरकार में जो उप मुख्यमंत्री का पद है उससे बर्खास्त किया जाए, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग को लेकर बीजेपी लगातार कल से मांग कर रही है और आज इसको लेकर उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से पहले ही उन्हें रोक लिया था। और जो जितने भी नेता आए थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और जो दिल्ली के बीजेपी विधायक हैं, सभी को डिटेन करके ले गई है।
तो गोवा के एक बार को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी की बेटी अवैध तरीके से इस बार को चला रही है। इस पर आज स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई करती है, बार नहीं चलाती। वो कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगे। उत्तर गोवा के असागांव इलाके में मौजूद ये रेस्टोरेंट वैसे तो अपने कॉन्टिनेंटल खाने के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों ये एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। कांग्रेस का दावा है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार का संचालन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी करती हैं और इसमें शराब बेचने का लाइसेंस अवैध तरीके से लिया गया है। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़े, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें। जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? बीते 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त ने वकील एरिस रॉड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर सिली सोल्स कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील एरिस रॉड्रिग्स ने आरटीआई के जरिए हासिल दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुंबई के एक निवासी एंथनी डिगामा के नाम पर 18 फरवरी 2021 को इस परिसर में शराब बेचने का लाइसेंस जारी किया था, जबकि उस वक्त इस परिसर को रेस्टोरेंट का लाइसेंस ही नहीं मिला था। यही नहीं, एरिस रॉड्रिग्स का आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध तरीके से 29 जून को उस लाइसेंस को रिन्यू किया, जबकि लाइसेंस धारक एंथनी डिगामा का निधन 17 मई को ही हो गया था। After obtaining information under the Right to Information Act, the documents showed that there were various illegalities in this excise license given to that restaurant run by her family. So all these facts were placed before the commissioner, and the commissioner was pleased to issue a show cause notice to her. So all the records show that there was no existing restaurant on the day when this bar license was issued. इस खुलासे के बाद अब कांग्रेस स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है। और जो कानून का उल्लंघन हुआ है, ये उल्लंघन नहीं हो सकता था अगर एक प्रभावशाली मंत्रिमंडल के मंत्री इसके पीछे नहीं हो। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का इस्तीफा ले। जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। फिलहाल एक्साइज डिपार्टमेंट ने सिली सोल्स कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना बार में शराब बेचने के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए आज एक बेहद दुखद खबर आई। भाभी जी घर पर हैं, सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता दीपेश भान का निधन हो गया। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते। अचानक से उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है। दीपेश के निधन के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन वो शनिवार की सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। डाटा सेव हो गया है, अब वायरल होने के लिए तैयार है। अच्छा, जब दो औरतें खुसुर फुसुर कर रही हो तो ये समझ जाइए डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये बोलने हटाओ बहनी हमको, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,
सिद्धार्थ शुक्ला। जिंदगी कितनी रील और कितनी रियल है, इसका फर्क तब पता चलता है जब मौत जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती है। पिछले कुछ समय में रियल लाइफ के कुछ सितारों ने जिस तरह इस दुनिया को अलविदा कहा, उसने उनके चाहने वालों को ही नहीं बल्कि हर किसी को हैरान कर दिया। और ऐसा ही एक नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, टीवी के स्टार और बिग बॉस सीजन 3 के विनर। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला फिटनेस फ्रीक थे और उनका ज्यादातर वक्त जिम में गुजरता था। अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखने वाले 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई और अब उनकी मौत के करीब 10 महीने बाद ठीक इसी तरह टीवी के एक और स्टार दीपेश भान ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। 41 साल के दीपेश भान भी अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव थे और आज सुबह भी वो हर दिन की तरह जिम से आने के बाद क्रिकेट खेलने गए, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वो अचानक गिर पड़े। उनकी नाक से खून बह रहा था। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दीपेश भान ने यूं तो कई टीवी सीरियल और शोज में काम किया, लेकिन टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। रूसा, तुम भी कमाल कर रही। तुमसे पैसे थोड़ी ना लूंगा। क्यों? मेरे लिए कोई प्राइस क्यों नहीं है भाई? रूसा, तुम्हारे लिए कोई रेट नहीं है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम एकदम फ्री हैगी। अब तुमसे पैसे लेकर मुझे नर्क में थोड़ी जाना है। टीवी की दुनिया में दीपेश भान को मलखान के अपने मजेदार किरदार के लिए जाना जाता था। सीरियल भाभी जी घर पर है में उनके इस किरदार ने जहां उनको शोहरत की नई चमक दी, वहीं उनके करियर को भी तेजी से आगे बढ़ाया। मैं तो कह रहा हूँ यार, वो मम्मी हमारे सामने आकर ना इससे पहले हमारे ऊपर अटैक करे, हमें वाह के ऊपर ना पहले अटैक कर देना चाहिए। क्या बोलते हो? टीवी की दुनिया में दीपेश भान का सफर कई पड़ाव से होकर गुजरा। दिल्ली से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद दीपेश ने दिल्ली के ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा। लेकिन नाट्य कला में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रंगमंच की बजाय बॉलीवुड को अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया और कोर्स पूरा करने के बाद वो साल 2005 में मुंबई आ गए। क्यों प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है? किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। दीपेश ने टीवी की दुनिया में कई शोज में काम किया है। भाभी जी घर पर है के अलावा कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब, भूत वाला, FIR समेत सुन यार चिल मार जैसे शोज ने उन्हें नाम और दाम दोनों दिलाए। भाभी जी घर पर हैं सीरियल में दीपेश के साथ काम करने वाली चारुल मलिक का कहना है, दीपेश एक खुशमिजाज कलाकार थे। वो हमेशा सेट पर भी लोगों को अपनी बातों और हरकतों से हंसाते गुदगुदाते रहते थे। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो वो जो था वो बिल्कुल सामने था, जो दिख रहा है वो दीपेश भान था और कोई उसमें दिखावा नहीं, कोई उसमें छुपाने का एक उसको कभी भी वो नहीं रहता था। हर चीज दिल खोल के करता था। रील्स बनाई तो हम एक रील नहीं बनाते थे, हम एक साथ 7-8 बनाते थे। और कल हमने जो लास्ट रील उसके साथ एक बनाई जो मैंने ही शूट की, तो जब रील्स बनाते तो हमें ऑडियो हम ब्राउज करते हैं कि आज ये बनाएंगे। तो उसने एक ऑडियो निकाला, उसमें वो भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे मेरा लेवल अप करो। तो भगवान की आवाज आती, भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे उठा लेता हूँ। तो फिर दीपेश बोलता है अरे भगवान आपने तो ज्यादा सीरियसली ले लिया, ये रील हमने कल बनाई थी। अब मैं सोच रही हूँ हमने क्यों बनाई थी ये। और मैं उसे बोलती थी दीपेश से मरने वाले वीडियोस मत बनाया करो, बिल्कुल भी नेगेटिव चीजें नहीं पसंद है। पर वो उसमें भी खुशी के साथ, उसी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, हर चीज में आके
ब्रेकफास्ट करो तो मैं आई हूँ तो चावल ब्रेकफास्ट किया, सबसे पूछता था आपने खाया, आपने खाया। एक ऑर्डर किया अगर सैंडविच तो उसमें से चार हिस्से सबको देता था वो। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। जी रियली ये हमारे पूरे भाभी जी घर पर की टीम के लिए एक बहुत गहरा आघात है जो आज सुबह 7 बजे के करीब हुआ। हमारे मित्र दीपेश भान जो हमारे सीरियल में मलखान की भूमिका निभाते थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 7 बजे वो, जैसा कि खबर मिली है, वो क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते ही वो कोलैप्स हो गए। भैया ये बहुत गलत बात है गई, आप तो हमारा हौसला घटा रहे हैं। मैंने मजाक कर रहा था, मैं दुआएं दे रहा हूँ तुम लोगों को, खूब फलो फूलो, तुम्हारा बिजनेस फैले रायते की तरह, मेरी दुआएं। कसम खा के कह रही हूँ शेरिए, तुम कितना प्यार करते हो हम तीनों से, देख लो। बेटा दुआएं तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुआएं मोहल्ले वालों के लिए हैं। और विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। तो हम लोग कल ही सुबह साथ में ही थे, एक पहला सीन किया हमने साथ में, और हमेशा मजाक मस्ती, रील बनाना, ये करना। अभी तक वो यकीन ही नहीं है कि वो है हमारे साथ ही है अभी भी। अगर मिलके एक दूजे से कहें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाती मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यकीन मानिएगा इतना मैंने अपनी वाइफ के साथ खाना नहीं खाया जितना रोज़ाना एक ही रूम शेयर करते थे हम, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, रील बनाना, शूट करना। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा साथी, हमारा यार, हमारा दोस्त, हमारा अजीज़, हमारा दुआगो, हमारा वेल विशर आज हमारे साथ नहीं है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये तो बस लग रहा है कि ये सपना ही हो सिर्फ। और अचानक से आँख खोले और मैं दीपेश से जाके बताऊं, दीपेश हमने ऐसा बुरा सपना देखा है और देख तेरी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे सपने देखने से उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, हमारे शो का इतना एक्टिव लड़का, हमको हंसाने वाला दोस्त, भाई और बहुत अच्छा नेचर का, वो आज नहीं है हमारे बीच। क्या कहें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस जहाँ पर भी है दीपेश, तो कहीं पर भी है यार, ये सपना हो, ईश्वर कुछ ऐसा कर सकता हो कि अचानक से हम लोग की आँख खुल जाए और ये भयानक सपना लगे, बस यही। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। रियल लाइफ में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाले दीपेश भान रियल लाइफ में शादीशुदा थे। उनकी शादी साल 2019 में दिल्ली में ही हुई थी और पिछले साल ही वो पिता बने थे। दीपेश के अचानक निधन से उनके परिवार और साथी कलाकारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं उनके फैंस और चाहने वाले भी उनकी मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं। बहुत कम उम्र में हरफन मौला कलाकार दीपेश भान दुनिया को छोड़कर चले गए। दीपेश के चाहने वाले और उनसे जुड़े लोगों के अलावा पूरी टीवी इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए उस विवाद की जिस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवाद के केंद्र में अभिनेता रणवीर सिंह हैं। ये है अभिनेता रणवीर की वो तस्वीर जिसको लेकर बवाल मच गया है। ठाणे में रणवीर सिंह की तस्वीरों को आपत्तिजनक मानते हुए प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने पहले तो हाथ में चप्पल लेकर पोस्टर पर बरसाई, फिर विरोध में रणवीर के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने रणवीर की तस्वीरों को हिजाब से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। कि इस मुल्क में कोई आदमी नंगा घूमे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। कानून है, लॉ है कि अगर कोई आदमी सड़क पे नंगा जाता है बिना कपड़े के तो उसको अरेस्ट करो, उसको रोको। मॉडर्न ज़माना आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, भाई जिसको अपनाना हो अपना ले, कोई बात नहीं है। लेकिन पर्दे के ऊपर रोक लग जाना, नंगेपन पे रोक नहीं लगना, ये जनता को फैसला करना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। वहीं रणवीर के न्यूड फोटो शो पर तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसी ने रणवीर के ऊपर चादर डाल दी है
तो किसी ने उन्हें पूरे कपड़े पहना दिए हैं। किसी ने कलाकारी करते हुए रणवीर को साड़ी पहना दी है। दरअसल रणवीर ने बोल्ड फोटो शूट करते हुए अपने फैंस को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल रणवीर ने ये बोल्ड फोटो शूट एक मैगजीन के लिए कराया है। रणवीर ने अपनी इस बोल्डनेस पर इंटरव्यू में अपनी बात भी रखी है। रणवीर ने कहा है कि मुझे कपड़े उतारने में परेशानी नहीं होती क्योंकि हमारी आत्मा भी बिना कपड़ों की होती है। इससे पहले भी अपनी फिल्मों के लिए मैंने कपड़े उतारे हैं। मैं तो 1000 लोगों के सामने भी कपड़े उतार सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि वो लोग शर्मा जाते हैं। देखा जाए तो रणवीर सिंह का ये कॉन्फिडेंस उनकी इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। वैसे रणवीर सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी टोन बॉडी को प्लांट करते नजर आते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि इस बार का फोटो सेशन उनके लिए विवादों की बरसात लाने वाला है। और अब वो खबर जिस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा रही है। इस खबर में भी एक हीरोइन है जिसका नाम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री से जुड़ा हुआ है और ये मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जो कथित शिक्षा घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पार्थ सीएम ममता के करीबी माने जाते हैं। आरोप है कि यह घोटाला तब हुआ था जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। ईडी ने चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। एक, दो, 3, 4, 5 नहीं, पूरे 20 करोड़। कभी आपने इस तरह 20 करोड़ रुपयों का ढेर देखा है? 500 और 2000 के नोटों की ये गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये कैश किसी बैंक के लॉकर से नहीं, बल्कि कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी नाम की पूर्व अभिनेत्री के घर से मिला है। अर्पिता चटर्जी पश्चिम बंगाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। पार्थ चटर्जी पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि यह कैश बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला तब हुआ जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर घोटाले का ये जो जांच है, जांच करने के लिए ईडी का अधिकारी फिलहाल पार्थ चट्टोपाध्याय के घर में है। 24 घंटा होने जा रहे हैं, वो लोग अभी यहाँ पे छापा मार रहे हैं। और पिछले दिन ये लोग ईडी के तरफ से सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापा मारे हैं। 13 जगह पे ये लोग छापा मारा है और इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नगदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने के दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। पार्थ चटर्जी से ईडी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान लंबी पूछताछ के चलते पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद ईडी ने डॉक्टरों को बुलाकर घर पर ही उनका इलाज भी कराया। साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी अभी तक ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है। আপনাকে গ্রেফতার করলো এই বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? ইডির এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কিছু চেষ্টা করেছিলাম পারিনি। पार्थ चटर्जी की करीबी और कानूनी सलाहकार बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी परिसर में रहती हैं। ईडी ने उनके घर से 20 करोड़ कैश के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये मोबाइल फोन बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बरामद हुआ कैश 2 बस्ते में छिपा कर रखा गया था। अर्पिता के घर से कैश और मोबाइल फोन के अलावा सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये वही रकम है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के रूप में ली गई थी। दुर्भाग्यजनक घटना है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है। ये बहुत ही गंभीर बात है।
कोलकाता में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कोलकाता के अलावा बंगाल के दूसरे इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल के करीबी कुल्टी में सड़क जाम की गई। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि पार्थ चटर्जी को राजनीतिक साजिश की वजह से गिरफ्तार किया गया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।